प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है नगर योजना और सामाजिक जीवन। आज हम इसमें जो है ये टॉपिक कवर करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर। तो नगर योजना की अगर मैं बात कहूँ तो पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि नगर योजना क्या होती है। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, पहले से प्लान करना कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमें किसी शादी में जाना है तो हम प्लान करते हैं ना कि हमें ये सूट डालना है, हमें ये इयररिंग्स डालने हैं, हमें ये पैंट डालनी है, हमें ये क्लिप लगाना है। प्लानिंग होगी, उस हिसाब से हम तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से नगर के संबंध में योजना बनाना कि घर कैसे होंगे, कहाँ सड़क है, कहाँ गली है, कहाँ पर क्या बनाना है, वो है टाउन प्लानिंग। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो बेटा अगर आपको मैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताऊं तो आप सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना है। और आज से 5000 साल पहले इतने बढ़िया पक्के मकान, चौड़ी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, बहुत कुछ जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं इसकी नगर योजना। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको मैं, अगर आप लोग शहर में रहते हैं या आप कभी हुड्डा में जाएं, सेक्टर में जाएं, तो आप वहाँ पर क्या देखोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर घर ना पहले से प्लान्ड है। भी सड़कें, मतलब कि घर बनने से पहले ही सड़कें बनी हुई हैं कि यहाँ सड़क बननी है, घर के आगे इतनी जगह छोड़नी है, घर के पीछे इतनी जगह छोड़नी है, और खिड़की कहाँ बनानी है, दरवाजे कहाँ बनाने हैं, प्लानिंग होती है। पूरी प्लानिंग पहले से ही है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो भी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। तो देखते हैं इस सभ्यता की नगर योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक एक करके हम परत दर परत इसके बारे में बताएंगे आपको। पहला पॉइंट है दुर्ग नगर। बेटा दुर्ग का मतलब होता किला, किसी चीज़ की किलेबंदी कर देना। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, अगर स्कूल की 4 दीवारी ना हो तो क्या होगा, कोई भी जानवर, कोई भी अंदर घुस आएगा। लेकिन 4 दीवारी होगी, अगर एक गेट होगा तो एंट्री कहाँ से होगी, गेट से होगी। तो दुर्ग नगर मतलब किला नगर। नगर के चारों ओर दीवार बनाई गई है, मोटी ऊंची दीवार बनाई गई है। किस पर्पस से, सुरक्षा के पर्पस से। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं उसमें हमें दुर्ग नगर व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो नगर हैं दुर्ग नगर, उसमें 2 टाइप के नगर आ रहे हैं। पहला है ऊंचा नगर और दूसरा है निचला नगर। ऊंचा नगर मतलब जो ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि चबूतरे पर बना हुआ है। हम भवनों को ऊंचाई पर क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं ऊंचाई पर, ताकि उसके अंदर जो है कोई वर्षा का पानी, कोई बाढ़, किसी तरह के जो है वो घर के अंदर पानी ना घुस पाए। तो ऊंचाई पर घर को सुरक्षित माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है जो ऊंचे नगर हैं वो चबूतरे पर बनाए गए हैं। और ऊंची जगह पर कौन रहेगा, जो ऊंची जगह है, जो अच्छी जगह मानी जाएगी, वहां पर कौन रहेगा, राजा। ऊंचे नगर के अंदर राजा, इसे हम दुर्ग नगर भी कहेंगे। राजा और अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अमीर लोग हैं, वो ऊंचे नगरों में रहा करते थे। उसके बाद है निचला नगर। निचला नगर मतलब जो थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। हालांकि ये भी जो है थोड़ा सा चबूतरे पर बनाया गया, लेकिन ये थोड़ा नीचे है। और यहाँ पर कौन रहेगा, जनसाधारण, जो आम लोग हैं वो नीचे रहा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में किले नुमा शहर जो है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि सुरक्षा के पर्पस से बनाए गए थे। आगे बात करते हैं भवनों की। आपको मैं कुछ भवन दिखाना चाहूँगी उस समय के। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको कई भवन इसके अंदर नजर आ रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ज़्यादा ईंटें दिख रही होंगी, है ना। तो इस समय के जो भवन हैं उनकी क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि इनके जो भवन हैं वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। चबूतरा मतलब जैसे स्टेज होता है ना, ऊंचाई पर बना हुआ थोड़ा सा, तो ऊंची जगह पर जो है इनके भवन बनाए गए हैं। किस पर्पस से, ताकि वर्षा का जल घर के भीतर या भवन के अंदर ना आ सके। तो बच्चों इसकी अगली विशेषता है पक्की ईंटें। अगर आपने भवनों की पिक्चर देखी होगी तो आपको उसमें और कुछ तो नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन ईंटें जरूर दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो ईंटें जो है वो पक्की थी, उन्हें जो है धूप में सुखाया जाता था, आग में पकाया जाता था, और उनका आकार जो है वो भी विशेष प्रकार का आकार था। ईंट देखोगे आप, उनका आकार बड़ा है। आजकल की अगर हम ईंटें देखें उससे काफ़ी बड़ी ईंटें थी। ईंटों की लंबाई जो है वो 20.25 इंच के करीब है,
चौड़ाई 10.5 और मोटाई 3.25 इंच के करीब है। तो ये काफ़ी बड़ी ईंटें जो हैं, उन पकी हुई ईंटें, उनसे ये भवन बनाए गए थे। तो बेटे इनके जो भवन हैं वो काफ़ी खुले थे और हवादार थे। घर के अंदर जो है आंगन था, कमरे थे, रसोई घर और बाथरूम, सब कुछ जो है घर के अंदर बनाया गया था। घर के अंदर एक खुला जो है आंगन भी होता था, जहाँ पर बैठकर स्त्रियाँ या बच्चे घर का काम करते थे, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, तो इस टाइप के कोई भी काम जो है घर में किया करते थे। इनके घरों से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे तिपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ हैं, बर्तन हैं, खूंटियाँ हैं, तो सब कुछ घरों के अंदर प्राप्त हुआ है। तो घर काफ़ी खुले और हवादार थे। उसके बाद है अगली विशेषता, दरवाजे अंदर की ओर खुलना। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि इनके जो दरवाजे हैं वो मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे, वो भीतर की ओर खुलते थे। किस लिए? इसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि घर की गोपनीयता बनी रहे, यानी घर की बात जो है बाहर ना जाए, घर के अंदर एकदम से ना देख सके कोई। और वैसे भी इनकी घर की एक विशेषता ये भी है कि अगर आप गेट खोलोगे, इनका गेट खुलता था तो एकदम से आपको कमरे नजर नहीं आएंगे। ऐसा घर बना था कि पर्दा रहता था, गोपनीयता बनी रहती थी। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है ताकि जो मेन रोड है वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से भी इन्होंने दरवाजे अंदर की ओर, गलियों की ओर खोले हुए थे। मेन रोड की ओर दरवाज़ा नहीं खुलता था। उसके बाद है कुएं। तो इनके भवनों में अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो घरों के अंदर कुएं मिले हैं। कुएं हमेशा बाहर वाले कमरे में बनाए जाते थे ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी पानी पीने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है इनकी भवन निर्माण कला की विशेषताएं। बहुत सारे भवन हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अलग अलग टाइप के। तो आगे बात करते हैं हम ग्रिड प्रणाली। अब आप सोचोगे मैम ये ग्रिड प्रणाली क्या होती है? ग्रिड प्रणाली बेटा ऐसी प्रणाली है जहाँ पर बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार घर बने हुए हैं। आप यहाँ देखोगे तो ये जो नज़र आ रहे हैं ये घर हैं और बीच में जो हैं ये रोड्स हैं, सड़कें हैं। अब देखोगे कि सड़कों के दोनों किनारों पर घर बने हुए हैं और ये है सड़कें या गलियां। ये है ग्रिड प्रणाली। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के भवन बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए थे और सड़कों का, घरों का, नालियों की पूरी प्लानिंग के साथ व्यवस्था की गई थी। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, विशाल स्नान घर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जलाशय के बारे में या विशाल स्नान गृह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ मैंने ड्रॉ भी की हुई है और आपको मैं पिक्चर दिखा भी रही हूँ। आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये है विशाल स्नान घर की, यानी बहुत बड़ा बाथरूम है। आप ये देखिए कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में या जो हमारे धर्म है उसमें स्नान का विशेष महत्व है। विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता है, कोई पूर्णमासी है, अमावस है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो विशेष अवसरों पर स्नान करने का रिवाज प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हम लोग भी करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, विशेष अवसरों पर वहाँ पर स्नान किया जाता है और बड़ी मान्यता है, वहाँ पर अनुष्ठान होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक विशाल स्नान घर मिला है। और स्नान घर का मतलब ये नहीं है कि बड़ा, बहुत बड़ा है और ऊपर छत बनी है, ऐसा नहीं है। जैसे हम कुंड होते हैं ना, उस प्रकार से तालाब या जलाशय बना हुआ है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता कि इसकी लंबाई चौड़ाई, इसमें आप बहुत आसान तरीका इसको याद करने का, इसकी लंबाई 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा, यानी 8 का चक्कर ऐसा रही, 180 फुट लंबा, 108 फुट ये चौड़ा है। और इस स्नानघर की जो बाहर की दीवार है ये 8 फुट मोटी है। तो इसमें तो बहुत आसान है, 180, 108 और 8, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर जो विशाल स्नानघर है उसके अंदर एक तालाब बना है। ये देखिए, आपको तालाब नजर आ रहा है ना, एक कुंड बना हुआ है।
और तालाब बना हुआ है जिसकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और उसकी गहराई 8 फुट है। ये तालाब बिल्कुल पक्की ईंटों का बनाया गया है। इसका फर्श खड़ी ईंटों का बनाया गया। एक ईंट तो ऐसी होती है ना, हम ऐसे लगा दें, एक होता है इसे उल्टा करके सीधा करके लगा दें इस प्रकार से, तो वो होगा खड़ी ईंट। खड़ी ईंटों का पक्का फर्श यहाँ पर बनाया गया है। और तालाब में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप लोग जैसे नदी के घाट देखते हो ना, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर आप ब्रह्म सरोवर जाओ तो वहां पर भी सीढ़ियां बनी होती है नीचे उतरने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। उत्तर और दक्षिण की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। और विशाल स्नान घर के चारों ओर छोटे छोटी कोठरियां बनी हुई हैं। आप कह सकते हो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? हो सकता है कि इनका प्रयोग जो है वो पुरोहितों द्वारा या फिर कपड़े बदलने के लिए किया जाता होगा विशेष अवसरों पर, जब भी कभी अनुष्ठान वहाँ पर होते होंगे। फिर इसके गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं ताकि इसके गंदे पानी को निकाला जा सके। पानी भरने के लिए कुआं भी है साथ में, और हमें पानी को गर्म करने की व्यवस्था का भी पता चलता है। तो ये कितनी सारी विशेषताएं इस स्नान घर की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस पर अलग क्वेश्चन आ जाता है तो बेटे आप इस तरह से पॉइंट्स बना के इसको कर सकते हो और अपना 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अन्नागार। अन्नागार मतलब गोदाम, जहां पर कि अनाज का भंडारण होता है, अनाज को संग्रह करके रखा जाता है। तो ये अन्नागार जो है वो 45.72 मीटर लंबा है, 22.86 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे आड़े तिरछे छज्जे बना रखे हैं जहाँ पर कि अनाज को रखा जाता था। इससे ये भी पता लगता है कि शायद यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, राजस्व का तरीका था वो, उन राज्य की आय का तरीका वो भूमि कर था, यानी वो अनाज के रूप में कर लेते थे और उनको फिर उनका भंडारण करते थे। कहाँ पर? अन्नागार में। अगली बात करते हैं हम। अगली विशेषता है सड़कें। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की भी अपनी खास बात है। इतने हजारों साल पहले इतनी बढ़िया सड़कें मिलना। तो जो सबसे बड़ी सड़क है वो 13 से 33 या 34 फुट तक चौड़ी है, जिसे हम कह सकते हैं राजमार्ग था। जैसे हाईवे होते हैं ना अपने चौड़े चौड़े, तो वहाँ पर एक सड़क मिली है जो काफ़ी चौड़ी है, 13 से 33, कहीं कहीं पर 34 भी दिया गया है, फुट चौड़ी है। जो आम गलियाँ हैं, जो गलियां हैं वो 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। उसके बाद है गलियां जो हैं वो घरों के साथ साथ हैं। उसके बाद है अगली विशेषता, समकोण पर काटती हैं सड़कें। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। सड़क दिख रही है ना, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, तो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। जैसे यहाँ पर वो बन गया ना, ये बन गया चौराहा बन गया, इस प्रकार से दोराहा तिराहा, यहाँ की सड़कों की ये भी विशेषता रही है कि जब सड़कें समकोण पर काटती हैं और सड़कों की ढाल कुछ ऐसे बनी हुई है कि हवा चलने पर सड़कें अपने आप ही साफ हो जाती थी। और हमें ये भी प्रमाण मिला है कि रात के समय सड़कों पर रोशनी का भी शायद कोई प्रबंध किया जाता था। आजकल की तरह स्ट्रीट लाइट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कोई दिया लालटेन वगैरह वो लोग जलाते होंगे रात के समय रोशनी के लिए। तो ये हैं सड़कें। उसके बाद है अगली विशेषता, नालियाँ। ये तो सबसे मुझे अजीब विशेषता लगी और सबसे खास लगी कि गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। हर घर की जो है वो नाली होती थी, जो कि गलियों के साथ साथ सड़कों के साथ साथ जो है नाली जाती थी। घरों का सारा गंदा पानी नाली के द्वारा बाहर जाता था और वो नालियां आगे चलकर जो है एक बड़े नाले में मिल जाती थी और वो बड़ा नाला सारे के सारे गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाता था। और बड़ी बात, आजकल आप नालियाँ देखोगे कई जगह पर नालियाँ, बहुत जगह पर नालियाँ ऐसी खुली पड़ी हैं, पर इनकी नालियाँ ऐसी नहीं थी। इनकी नालियाँ ढकी हुई थी, उन्हें पत्थर की बड़ी बड़ी सीलों से ढक दिया जाता था। जब नालियों की सफाई करनी होती थी तो पत्थर हटाकर सफाई कर ली जाती थी, उसके बाद उसे फिर से ढक कर रख दिया जाता था। तो इससे पता लगता है कि ये लोग जो हैं वो सफाई पसंद थे, वो स्वच्छता का ध्यान रखते थे। तो आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं इसकी रही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नगर योजना का। ये आप लोगों ने इस प्रकार से आप पॉइंट्स बनाकर याद कर सकते हो। तो ये है आपकी नगर योजना। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में।
कि सोसाइटी कैसी थी, उसमें की क्या क्या विशेषताएं थी, किस टाइप के लोग थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक इकाई का जो मूल था वो परिवार था। परिवार जो है वो मातृ सत्तात्मक परिवार था। यानी मातृ सत्तात्मक हमने क्यों कहा कि माता की प्रधानता थी, लेडी की प्रधानता थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो खुदाई हुई, खुदाई से जो मूर्तियां मिली हैं वो देवी की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं। तो इससे पता लगता है कि शायद वो अपने घर में या अपने समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे और उस समय के परिवार मातृ सत्तात्मक हुआ करते थे। ये अनुमान है बेटा, जो मूर्तियां मिली हैं, जो सम्मान मिला, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है सामाजिक वर्गीकरण। भी समाज में कितने टाइप के लोग रहा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर हम सामाजिक वर्गीकरण की बात करें तो 3 वर्ग बने हुए थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। 3 टाइप के लोग थे। उच्च वर्ग का मतलब है इसमें कौन कौन आएगा? इसमें राजा या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या अमीर लोग हैं वो उच्च वर्ग में आते थे। ये बहुत ठाट बाट से रहते थे, महलों में रहते थे, अच्छा भोजन खाते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे। तो इनका जीवन बहुत ही बढ़िया था, आलीशान था, बहुत ठाट बाट से ये लोग रहते थे। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा वर्ग है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में आते थे व्यापारी, विद्वान और बड़े बड़े जो कारीगर हैं, ये मिडिल क्लास लोग थे। इनका जीवन भी अच्छा हुआ करता था, ये भी ठाट से रहते थे, ठीक था। यानी इतना बढ़िया तो नहीं था पर फिर भी काफ़ी अच्छा इनका जीवन था। अब बात करते हैं निम्न वर्ग की। निम्न वर्ग में आते थे किसान, मजदूर, दास, इस टाइप के लोग जो हैं वो निम्न वर्ग के अंदर आते थे। जो हमें खुदाई से सामान मिला उसके आधार पर हम ये सब कह सकते हैं। तो इनका जीवन जो है वो थोड़ा सा कश्मीर रहा होगा और इनका जीवन अच्छा, इनका जीवन बहुत अच्छा। तो ये है सामाजिक वर्गीकरण। अब बात करते हैं भोजन की कि उस समय के लोग क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे। तो जो खुदाई से हमें सामान मिला है उससे हमें पता लगता है कि ये लोग शाकाहारी भी थे और ये लोग मांसाहारी भी थे। खुदाई से हमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिल, खजूर, इनके हमें बीज मिले हैं, जले हुए गेहूं के दाने मिले हैं। उसे पता लगा ये लोग जो है इन अनाजों का प्रयोग अपने भोजन में किया करते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर, हिरण, इन पशुओं की हड्डियां भी इनके घरों से प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब ये लोग इनका मांस खाया करते थे। इनसे ये लोग ऊन भी प्राप्त करते थे, इनसे ये लोग जो दूध भी प्राप्त करते थे। इसके अलावा हमें मछली की हड्डियां मिली हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग मछली का सेवन भी किया करते थे। यानी जो कुछ हम आइडिया लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं किससे? वो हम लगा रहे हैं सारा का सारा खुदाई से मिले सामान से। जैसे कि ये आटा पीस जो है ना, गेहूँ पीसने की चक्कियाँ मिली हैं, उसे क्या पता लगा ये लोग गेहूँ को पीसा करते थे। तो इस प्रकार से अनुमान लगाकर हमने इतिहास बनाया है। आगे बात करते हैं आभूषणों की। आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। आभूषण कितने सुंदर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आभूषण जो हैं वो बने हुए हैं। आभूषण सोने के, चांदी के, तांबे के, पत्थर के, हड्डियों के बनाए जाते थे। आभूषण बहुत ही सुंदर थे और आभूषणों की चमक और उनके डिज़ाइन को देखकर आपको ये लगेगा कि वाह, इतने सुंदर आभूषण, इन्हें तो अभी पहन लेना चाहिए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि लंदन की जो बॉन्ड स्ट्रीट है उसके जौहरी की दुकान से किसी ने आभूषण अभी अभी लिए हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुराने हैं ये आभूषण, ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी जौहरी की दुकान से खरीदे हैं। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, बहुत अच्छी चमक है, आप देख सकते हैं। आभूषणों में हार है, कंगन है, चूड़ियाँ हैं, नथ है, तो काफ़ी छोटा मोटा और सामान है, वो सारा हमें प्राप्त हुआ है। अमीर लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, गरीब लोग तांबे के, पत्थर के और हड्डियों के आभूषण पहना करते थे। उसके बाद है वस्त्र। तो वस्त्रों के बारे में मैं कहूँगी कि हमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य इसका नहीं मिला है कि कोई कपड़ा हमें तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन हमें जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं ये सूती और ऊनी कपड़े पहना करते थे। हमें सूत काटने की तकलियाँ मिली हैं और वो जो एरिया था वो ऐसा एरिया था जहाँ पर वो कपास उगाया करते थे। फिर जो मूर्तियाँ मिली हैं उन मूर्तियों से हमने अनुमान लगाया है। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी, तो वो मूर्ति जो है उसको देखकर हमने बता दिया था कि पुरुष जो है ऐसे कपड़े डाला करते थे, अपने बाएं कंधे को ढक लिया करते थे, नीचे एक धोती डालते थे, ऊपर अपने बाएं कंधे को ढक कर रखते थे। एक कंधा ढका हुआ, एक कंधा जो है वो बिना ढका होता था।
स्त्रियों की अगर हम वेशभूषा की बात करें तो हमें जो है मूर्तियाँ मिली हैं, उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि वो स्त्रियाँ जो हैं वो भी अपने शरीर को एक कपड़े से लपेट लिया करती थी। लहंगा कह सकते हैं या चादर कह सकते हैं। पूरी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि क्या वेशभूषा थी, पर हम जो अनुमान के आधार पर ये कह सकते हैं। फिर बात करते हैं हार श्रृंगार की। तो उस समय के लोग भी आजकल की तरह बड़े लेटेस्ट थे, उनको भी बहुत सजने संवरने का शौक़ था। तो जैसा कि आप लोगों को मूर्ति दिखाई थी मैंने, तो उसमें आप देखोगे कि बड़ी अच्छे स्टाइल से बाल बने हुए हैं। लड़कियों ने जूड़ा कर रखा है। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसमें देखा होगा कि उसने जूड़ा कर रखा है। और जो मातृ देवी की मूर्ति देखी होगी उसमें देखा होगा अपने सिर के ऊपर उसने एक मुकुट सा डाला हुआ है। पुरुषों में देखा होगा कि दाढ़ी मूछ जो है, कईयों ने दाढ़ी रखी हुई है। और खुदाई से दर्पण मिले हैं, तांबे का जैसे दर्पण मिला है। तो ये क्या है कि वो ये दिखाते हैं ये सब चीज़ें कि ये लोग हार श्रृंगार करने के शौकीन थे। कुछ छोटी मोटी डिब्बियाँ मिली हैं, जैसे काजल, जिसमें हो सकता है वो अपना काजल, पाउडर, लिपस्टिक इस टाइप का सामान रखते होंगे। कुछ छोटे छोटी क्लिप्स मिले हैं, सिर पर लगाने वाली सुइयाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वो अपने बालों को बहुत अच्छे प्रकार से संवारा करते थे। गहने तो पहनते ही थे और मेकअप करने के भी शौकीन थे। पुरुष भी कम नहीं थे, वो भी आभूषण पहनते थे। अब बात करते हैं मनोरंजन की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन कई प्रकार से करते थे। ये लोग शतरंज खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों की लड़ाई करते थे, देखते थे। इसके अलावा नाच गाना, क्योंकि आप कह सकते हो जैसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग उसमें है ना, मुद्रा में वो डांस कर रही है, यानी कि वो लोग जो है उनके एक मनोरंजन का साधन डांस हुआ करता था। पक्षियों के पंखों से बनी हुई सीटियाँ मिली हैं, ढोल जो है उसके चित्र वो मिले हैं, सबूत मिले हैं। तो इससे पता लगा ये संगीत के द्वारा भी अपना मनोरंजन किया करते थे। फिर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं खिलौनों के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। खुदाई से बहुत से खिलौने मिले हैं, जैसे कि रस्सी से खींचकर सिर हिलाने वाला बंदर मिला है, झुंझुने मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है। तो उससे हम इनके मनोरंजन का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मृतक संस्कार की। मृतक संस्कार मतलब जब व्यक्ति मर जाता है उसका शव जो है उसका संस्कार कैसे होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 तरह से इनका संस्कार किया जाता था। पहला है जलाना, यानी शव को जला दिया जाता था, फिर उनकी अस्थियों को एक बर्तन में डालकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा है दफनाना, शव को जो है दफनाया जाता था, उसे उसके साथ जो है कुछ सामान जैसे बर्तन हैं, आभूषण हैं, अनाज हैं, वो भी भरकर रखा जाता था। और ये जो दफनाने का था, इसके साथ जो सामान रखा जाता था, उससे हमें इसकी सामाजिक विभिन्नताओं का भी पता लगता है कि जिनके साथ अच्छा सामान मिला है, कीमती मिला है, वो अमीर लोग होंगे। जिनके साथ जो है वो थोड़ा सिंपल सामान मिला है, साधारण मिला है, वो गरीब लोग होंगे या आम लोग होंगे। तो दफनाना जो है वो भी उनका एक प्रकार था। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिर है खुला छोड़ना। कुछ शवों को खुला छोड़ दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया, छत पर छोड़ दिया। पशु पक्षी जो है उन्हें खा लेते थे और जब उनकी हड्डियाँ बच जाती तो उनको जो है ज़मीन में बर्तन में डालकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। कुछ घरों के अंदर भी जो हैं वो हमें कब्रें मिली हैं। तो ये है बेटा हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, और आप इस तरह से इनके पॉइंट बनाकर आप याद कर सकते हो। मेन चीज़ें सारी लिख दी हैं। तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और उसका सामाजिक जीवन।